नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे यूनिट 9 पढ़ रहे हैं सोशल साइंस की, और हमने राजस्थान की अवस्थिति, आकार, विस्तार, सीमाएं वगैरह जो 2 चैप्टर में कंप्लीट कर ली है। आज हमारा है 3rd चैप्टर और इसका नाम है भारत के भौतिक विभाग। हमारे जो राजस्थान का सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक यही दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको अवस्थिति वगैरह पढ़ाई है क्योंकि उनमें से जनरल नॉलेज में से क्वेश्चन उनके बनते ही हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग। जिस तरह से इंडियन ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी, तो सबसे पहला टॉपिक हमने इंडिया की स्थिति, आकार, विस्तार वगैरह पढ़ के पहला टॉपिक इंडिया के भौतिक विभाग ही पढ़े थे ना। इसी प्रकार से हम राजस्थान के भौतिक विभाग आज पढ़ रहे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है तथा प्राक ऐतिहासिक काल में विश्व 2 भूखंडों में बटा हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये कह रहा है कि राजस्थान का जो भूखंड है ना, वो विश्व में जो सबसे प्राचीनतम भूखंड है ना, उनका अवशेष माना जाता है। जब प्राक ऐतिहासिक काल था, मतलब ऐतिहासिक काल से भी पहले का काल था, तो सारा विश्व 2 भूखंडों में बटा हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच में एक महाद्वीप था, इसके चारों ओर एक महासागर था शुरू में, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इस महाद्वीप का नाम था पेंजिया और इस महासागर का नाम था पैंथालासा। पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पेंजिया महाद्वीप है, ये 2 भूखंडों में बट गया। कैसे बट गया कि इसके, एक मिनट, ये महासागर है, इसके 2 आधे आधे भाग ऐसे हो गए, है ना। पेंजिया जो था वो 2 भूखंडों में बट गया और अब इसको 2 अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। कौन सा? ऊपर वाला भाग, जो उत्तरी भाग है, उसे कहा गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग है उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। पहले जो पूरा महासागर पैंथालासा के नाम से जाना जाता था, अब इसके बीच में जो पानी भर गया है, इसे टेथिज महासागर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा हुआ? टेथिज महासागर। और मैंने आपको बता दिया कि भारत इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है ना। आप सोच रहे होंगे कि भारत तो वैसे तो उत्तरी महाद्वीप में है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे है? दोस्तों, उत्तरी जो ये अंगारा लैंड है ना, इससे तो बने थे उत्तरी अमेरिका और यूरोप और रसिया। ठीक है, और इससे नीचे वाले से बने थे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत वगैरह। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये महाद्वीप आपस में खिसकते रहते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के जाके टच हो गया, अफ्रीका हमारा यूरोप के जाके टच हो गया, और जो हमारा इंडिया वगैरह ये भूभाग थे, ये मतलब उत्तरी तरफ प्रवाहित हो गए, ये यूरोप और एशिया से जाके मिल गए, है ना। इस तरह से हमारा महाद्वीप बना था। तो इसमें यही लिखा गया है कि इनके मध्य में टेथिस सागर था तथा राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश इसी टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान में क्या कहा जाता है कि मैंने ये बता दिया कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर भरा हुआ था, उसे टेथिस महासागर के नाम से जाने जाते हैं, टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। तो भारत की जो राजस्थान की जो उत्तरी पश्चिमी मरुभूमि है, मतलब कि थार का मरुस्थल है, और दूसरा जो पूर्वी मैदान है ना, ये दोनों आगे मैं दिखाऊंगी कौन सा पूर्वी मैदान है, कौन सा थार का मरुस्थल है। इसी टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, जो कालांतर में नदियों द्वारा लाई गई तलछट के द्वारा पाट दिए गए। ये कहते हैं कि जो ये टेथिस महासागर था ना, इसी के ऊपर जो दोनों, देखिए एक मिनट, ये हमारा पहले एक महासागर, ये ये अंगारा लैंड बना, ये गोंडवाना लैंड बना। इधर से नदियां आके इस महासागर में गिरती, इधर से नदियां आके इस महासागर में गिरती। नदियां अपने साथ क्या लाती है? कंकर पत्थर मैदान लाती है। धीरे धीरे क्या कर दिया इन नदियों ने? इस टेथिस महासागर को पाट दिया, मतलब भर दिया। अब टेथिस महासागर महासागर नहीं रहा, बल्कि भूमि बन गया, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और निक्षेपों से, है ना। तो हम जो है ना, हमारी थार मरुभूमि और हमारा पूर्वी भाग इसी टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार भी गोंडवाना लैंड के ही हिस्से हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो हमारा अरावली पर्वतमाला है, और हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार है, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। और जो हमारा थार मरुस्थल है और पूर्वी प्रदेश है, वो मुख्यतः टेथिस सागर के अवशेष इसलिए माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो झीलें पाई जाती है ना, ये खारी झीलें पाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो खारी झीलें मिलने का मतलब है कि खारा जल किसका होता है? समुद्र का। तो खारी झीलें मिलने का मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी यहाँ पे एक समुद्र था। उस समुद्र के जो निक्षेप है, मतलब उस समुद्र की लवणता है, जो धरती में आज भी विद्यमान है। समुद्र तो सूख गया, लेकिन उसकी लवणता आज भी विद्यमान है, इसलिए हमारे रेगिस्तान में खारा जल मिलता है, खारी झीलें मिलती है ना। तो ये कहा गया कि ये जो टेथिस महासागर था ना, यही हमारे यहाँ पे पहले समुद्र था, इसी कारण से यहाँ की झीलें खारी होती हैं।
राजस्थान को भूआकृति उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। अब राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 4 में। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पहले तो इन चारों का नाम याद होना आवश्यक है ना। पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। सबसे पहले तो आएगा अपना मरुस्थल, सबसे बड़ा तो मरुस्थल है, फिर अरावली पर्वत, फिर पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ मैप में। ये देखिए एक तो है अपना पूरा मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा मरुस्थलीय प्रदेश में ही आएगा, है ना। इस मरुस्थल को भी आगे चल के हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क प्रदेश। मतलब एक तो ज़्यादा मरुस्थल है और एक कम मरुस्थल है, लेकिन ये पूरा जो है वो है पश्चिमी रेतीला मैदान। जो हमारा पहला भौतिक विभाग है वो ये पूरा जो है वो आएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला हमने? अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो ये यहाँ से यूं फैली हुई ये जो पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। देश के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो जा रही है वो अरावली पर्वतमाला। ये वाली दोस्तों अरावली पर्वतमाला है जो मैंने डार्क कर दी है, ये वाली, ठीक है। ये अरावली पर्वतमाला हो गई। फिर हो गया पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान कौन सा हो गया? ये तो है हमारी पश्चिम दिशा, ये है हमारी पूर्वी दिशा। तो पूर्वी मैदान ये वाला हो गया दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ है ये हमारा है पूर्वी मैदान, ठीक है। इसको हम कहते हैं पूर्वी मैदान। और 5वां है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये जो हमारा हिस्सा है हाड़ौती का पठार, इसको हम कहेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार। तो 4 हिस्से हो गए हमारे मरुस्थल के। कौन कौन से हो गए? देखो, एक तो हो गया हमारा रेतीला शुष्क मैदान, इसको आगे चल के 2 भागों में बांटेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यही फैला हुआ है। देखो आधे आधे राजस्थान पे तो यही फैला हुआ है रेतीला मैदान। फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश तो इस संकरी लंबाई में फैला हुआ है ना, अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर है फिर है पूर्वी मैदान, तो ये वाला है पूर्वी मैदान, ये मैदानी भाग है। और फिर ये जो है ये हमारा पठारी भाग है, तो इसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो ये 4 प्रदेश समझ में आ गए। मैप अगर याद रहेगा तो कुछ भी चीज़ ज्योग्राफी में रटने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। और मैं बार बार आपको बोलती हूँ, अगर ज्योग्राफी समझनी है, याद करनी है, कभी नहीं भूलने वाली याद करनी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैप अपने हाथ से बनाओ। जो मैंने आपको मैप दिखाया है वो आप कॉपी और पेन लो और उसे हाथ से उतारो, और उसमें फिर निश्चित करो एक एक प्रदेश की, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला फैला हुआ है। गारंटेड है आप कभी नहीं भूलोगे। और जितनी बार ज्योग्राफी पढ़ो उतनी बार मैप बनाते जाओ। बाकी कुछ भी मत लिखो, लेकिन मैप बना रहे हो और ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना वो सारे मैप में ढूंढो और मैप में लिखो अपने हाथ से, तो कभी भी आप ज्योग्राफी नहीं भूलेंगे। तो हमारे 4 प्रदेश हो गए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। अब हम ये देखते हैं कौन सा प्रदेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और वहाँ पे कितनी जनसंख्या रहती है। सबसे बड़ा हमने देख लिया हमारा मरुस्थल है 61% पे, और जनसंख्या रहती है 40% इसमें लगभग। दूसरा अरावली प्रदेश हमने देखा एक संकरी पट्टी के रूप में है, तो 9% भाग पे फैला हुआ, 10% जनसंख्या यहाँ पे रहती है। फिर है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग जो है दोस्तों वो जयपुर वाला, जयपुर, दौसा, टोंक, इधर वाला, ये 23% भाग पे फैला हो, 39% जनसंख्या। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यही रहती है, क्योंकि हम जानते भी हैं कि यही मैदानी भाग है, तो मैदान जहाँ होंगे वहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी ना। तो 23% भाग पे फैला हुआ, 39% जनसंख्या रहती है। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठार, ये 7% भाग पे फैला हुआ, 11% जनसंख्या यहाँ पे रहती है। तो आप इस तरह से याद करना। जनसंख्या फिर भी आप याद ना करो, मोटा मोटा सा खाका आप एक दिमाग में ड्राफ्ट बना लेना, वो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि पहला तो मरुस्थल है, मरुस्थल में इतनी जनसंख्या मिलेगी नहीं। फिर है पहाड़ी प्रदेश अरावली, तो अरावली में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं मिलती है पर ठीक ठाक मिलती है ना। फिर पूर्वी मैदानी भाग है, तो ऑफकोर्स मैदान है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदान में ही मिलेगी। और फिर है दक्षिणी पूर्वी पठार, तो पठार है तो यहाँ भी थोड़ी कम जनसंख्या मिलेगी, लेकिन इनके क्षेत्रफल आपको याद करने हैं 61, 9, 23 और 7। 61, 9, 23 और 7। सबसे बड़ा मरुस्थल 61, फिर अरावली 9, फिर मैदान 23 और फिर पठार 7% पे, ठीक है। अब हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे एक एक भाग, क्योंकि दोस्तों आरबीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान सिलेबस में होता ही होता है, और राजस्थान की ज्योग्राफी होती ही होती है। जहाँ ज्योग्राफी आ गई वहाँ भौतिक विभाग पहला ही टॉपिक आपको
हर एक एग्ज़ाम में मिलेगा और इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये वाला चैप्टर हमारा ना केवल रीट के लिए, ना केवल सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, हर एक एग्ज़ाम जो हमारी दे रहे हैं कि इसमें से कभी भी कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आए हमारा कभी भी गलत ना हो, इतने वाइड तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें सबसे पहले तो 12 जिले आते हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और पाली। एक मिनट पहले हम देखते हैं, लेकिन इस वाले मैप में जिले नहीं दिखाए। हाँ चलो दिखाए हुए हैं, देख लेते हैं एक बार 12 जिले कौन कौन से। देखो, पहला हमारा प्रदेश का नाम क्या है? रेतीला शुष्क मरुस्थल। तो मैंने कहा कि ये इतने भाग में फैला हुआ है, ठीक है। इसने कहा कि इसमें 12 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, बीकानेर 3, जैसलमेर 4, जोधपुर 5, बाड़मेर 6, सीकर, चूरू, झुंझुनू, चारों के कुछ कुछ भाग इसमें आ रहे हैं, तो 7, 8, 9। नागौर भी इसमें आ रहा है 10, पाली भी इसमें आ रहा है 11 और जालौर का कुछ भाग भी इसमें आ रहा है 12। तो 12 जिले हो गए ना। अगर मैप आपको याद है तो दोस्तों इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर। देखो, पहले तो मरुस्थल वाले सारे जिले ले लो कि मरुस्थलीय क्षेत्र है तो मरुस्थल और सीमा वाले जिले तो आएंगे ना, जो पाकिस्तान से सीमा टच हो रही है वो सारे जिले तो आएंगे क्योंकि मरुस्थल है। बस नीचे वाले छोड़ दो आप। जालोर सिरोही में तो नहीं आएगा क्योंकि सिरोही तो पर्वतीय है। जालोर का कुछ हिस्सा मरुस्थल में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो पहले तो ये ले लो। देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, ये हो गए पहले तो। फिर अपना शेखावाटी ले लो, पूरा शेखावाटी आएगा मरुस्थल में, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ठीक है। फिर बीच वाला नागौर, नागौर में भी मरुस्थल है तो नागौर आएगा। फिर आ जाएगा पाली और जालोर। ये याद रखना, पाली और जालोर के कुछ कुछ हिस्से भी इसमें शामिल है। ऐसे करके टोटल पहले भौतिक विभाग में 12 जिले शामिल हैं। तो बाकी वही बातें लिखी हुई हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पे फैला हुआ है, हमने देख लिया 61% भाग पे फैला हुआ है। उत्तर से पश्चिम और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई जो इसकी है वो है 640 किलोमीटर और इसकी कुल चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की है 300 किलोमीटर। तो लंबाई इसकी यूँ मान लो आप, इस तरह से इन्होंने लंबाई निकाली है, इस तरह से इन्होंने लंबाई निकाली है, ये है 640 किलोमीटर और इस तरह से इन्होंने चौड़ाई निकाली है, ये है 300 किलोमीटर। कोई नहीं पूछेगा आपसे लंबाई चौड़ाई, बस एक थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हाँ इसलिए ये बड़ा है, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या की कितनी % जनसंख्या रहती है? यहाँ पे 40% जनसंख्या रहती है। वर्षा यहाँ पे 20 से 50 सेंटीमीटर न्यून वर्षा के दायरे में ये आता है। ऑब्वियसली मरुस्थल है, हम जानते हैं कि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता देती हूँ जो इसमें बहुत ज़रूरी है। देखो, जो अरावली से हम लोग अलग हो रहे हैं ना, मतलब पश्चिमी रेतीला मैदान ये जो अलग हो रहा है ना अरावली से, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा खींची गई है। तो ये 50 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा से अलग हो रहा है, ठीक है, अरावली से। मतलब कि इधर अपन चलते जाएंगे तो इधर 50 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी, और इधर मिलेगी 50 से ज़्यादा, ठीक है। समवर्षा रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों? समवर्षा रेखाएं होती हैं ज्योग्राफिकल भाषा में जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं, ठीक है। तो ये जो पट्टी है ना, इस पे लगभग औसत 50 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती है ना। तो यहाँ पे एक 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा खींच दी गई है। इस समवर्षा रेखा को, यह समवर्षा रेखा है ना, राजस्थान को लगभग आधे आधे भागों में बांटती है। इसका मतलब ये है कि इस वाले इलाके में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और इस वाले इलाके में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा। तो जो हमारा पहला भौतिक विभाग है वो दूसरे भौतिक विभाग मतलब अरावली से जो अलग होता है वो 50 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा द्वारा होता है, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरा, इसी भौतिक विभाग के जो हम लोग पहला भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय भौतिक विभाग, इसी भौतिक विभाग के 2 विभाग किए गए हैं, ये जो हम यहाँ देख रहे हैं। एक तो पश्चिमी शुष्क मैदान और एक अर्ध शुष्क मैदान। मतलब ये पूरा शुष्क नहीं है, इसमें कुछ भाग अर्ध शुष्क वाला भी है। तो जो अर्ध शुष्क और शुष्क को जो अलग किया गया है ना, वो किया गया है 25 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा द्वारा। ये यहाँ से ऐसे, ये जो रेखा खींची गई है ये 25 सेंटीमीटर के समवर्षा रेखा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 50 से 25 के बीच में वर्षा हो रही है, आगे चल के इधर तो 25 से भी कम हो जाएगी वर्षा, ठीक है।
तो जो रेतीले मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पहले तो रेतीला मैदान की जो सीमा है वो मतलब अरावली से अलग किससे होती है, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा। और फिर रेतीले मैदान को ही दो भागों में बांट दिया गया है, वो किस रेखा द्वारा बांटा गया है, वो है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा। तो ये चीज़ें मैंने लिखी नहीं है, अब आप लिख लेना, मैं हर चीज़ लिख नहीं सकती, मेरे लिए बहुत वाइड हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो औसत वर्षा कितनी हुई यहाँ पे, 20 से 50 सेंटीमीटर। जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, शुष्क जलवायु है और अत्यधिक विषम है, ठीक है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है मरुस्थल में, तो रेतीली मिट्टी ही पाई जाती है, ठीक है। अरावली के पश्चिम में होने के कारण, अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र में होने से दक्षिणी पश्चिमी मानसून कम वर्षा कर पाता है। देखो दोस्तों, ज्योग्राफी में दो टर्म्स होती हैं, अगर जैसे यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, हवाएं अगर इधर से आ रही हैं तो हवाओं में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। अब उनको बीच में कोई अवरोध मिल गया, ये पर्वत मिल गया, तो ये यहाँ से हवाएं पर्वत के टकराएंगी और यहाँ पे भारी बारिश कर देंगे इस इलाके में, जो पर्वत का ये वाला हिस्सा है यहाँ पे भारी बारिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हवाओं क्या, अब बारिश कर दी तो मतलब हवाओं में जो नमी थी वो ख़त्म हो गई ना, ठीक है। तो अब ये जब इधर जाएंगी तो अब इस सीमा की तरफ ये नीचे उतरेंगी, तो हवा जब भी नीचे उतरती है ना, तो हवा कभी भी बारिश नहीं करती, सूखा लाती है। तो इस इलाके में नीचे उतर रही है तो इस इलाके में बारिश नहीं होगी, अथवा होगी तो बहुत कम होगी। एक रीज़न तो ये कि यहाँ पे हवाओं की नमी इधर ख़त्म हो चुकी है, इससे टकरा के इन्होंने बारिश कर दी है, तो इसके पास बहुत कम नमी बची है ना। और दूसरी बात ये कि इधर से हवा ऊपर चढ़ गई तो इधर से हवा अब नीचे उतरेगी, और नीचे उतरती हुई हवा क्या होती है, शुष्क होती है हमेशा। ऊपर अगर हवा ऊपर उठती है तो हवा आर्द्र होती जाती है, हवा नीचे उतरती है तो हवा शुष्क होती जाती है। तो ये जो वाला इलाका है दोस्तों, यहाँ पे तो होगी वर्षा, ठीक है। और ये जो दूसरी तरफ से पर्वत के नीचे उतरती है ना, यहाँ क्या होगी, यहाँ ये इसे क्या कहा जाएगा, जहाँ वर्षा नहीं होती इसे कहा जाएगा वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब वृष्टि के लिए छाया का काम कर दिया, यहाँ पे वृष्टि नहीं हो रही है। तो यही फैक्टर काम करता है हमारे अरावली पर्वत वाले क्षेत्र में, कि भाई देखो मैप दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे हमारे अरावली जा रही है, ठीक है, ऐसे हमारे अरावली जा रही है। अब हवाएं आ रही है हमारे, एक तो इधर से पानी की, एक इधर से, ठीक है। इधर वाली हवाएं टकरा के इस वाले एरिया पे टकराएंगी, इधर बारिश कर देंगी, ठीक है। देखो इधर टकराएंगी, इधर टकराएंगी, यहाँ बारिश कर देंगे, ठीक है। ये इधर वाली हवाएं, क्योंकि अरावली की दिशा ऐसे है ना, इधर वाली हवाएं थोड़ी बहुत यहाँ टकराएंगी, यहाँ बारिश कर देंगे, ठीक है। अब इधर टकरा गई तो पर्वत तो ऐसे है ना, ये ऐसे खड़ा है ना पर्वत, तो इधर से हवा चढ़ गई, इधर से हवा तो नीचे उतर रही है, ये तो नीचे उतरने का रास्ता हो गया, तो ये क्या काम कर गया, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में काम कर गया ना। और हमारे मानसून कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो भारत में अपन ने पढ़ा था दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, उसकी तो हवाएं यहाँ पहुँचती है। तो एक तो राजस्थान में आते आते हवाओं की नमी वैसे ही ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि इतनी दूर से हवा आ रही है तो वो बारिश करते करते आती है। दूसरी जो अरावली पर्वत की दिशा है ना, वो इन वाली हवाओं के तो समानांतर हो गई। मतलब समानांतर कैसे हो गई कि अरब सागर से जो पवने आ रही है ना, उनकी दिशा भी यही होती है। तो अरावली पर्वत तो इनके समानांतर हो गई ना। अगर अरावली पर्वत ऐसे होता ना तो इससे टकरा के भारी बारिश यहाँ पे करती, लेकिन अरावली पर्वत ऐसे है ना, तो एक तो समानांतर हो गई, दूसरा अरावली ने वृष्टि छाया का काम और कर दिया, इसलिए यहाँ पे बारिश आ नहीं पाती है, ठीक है। तो ये हमारे मानसून मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कम वर्षा होने का कारण है। ढाल है इसका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हमारा जो भौतिक प्रदेश है ये वाला, इसका ढाल किधर है, या तो पूर्व से पश्चिम या तो इधर से इधर। नदियाँ जिधर गिरती हैं दोस्तों, ढाल वो ही माना जाता है। तो लूनी नदी ऐसे चल के इधर गिरती है, तो कौन सा ढाल हो गया, इधर है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, है ना। तो ये तो या तो है पूर्व से पश्चिम, है ना, और कुछ ढाल है इसका उत्तर से दक्षिण, इधर से इधर की तरफ, ये इसका ढाल माना गया है। तथा विशाल बालू का स्तूप इस भूभाग की विशेषता है। यहाँ पे बड़े बड़े बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ऑब्वियसली मरुस्थल है तो बालू का स्तूप के अलावा और मिलेगा भी क्या। इसके अलावा इसमें लिग्नाइट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और लाइमस्टोन के भंडार है। ये दोस्तों यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी खोज हुई है। यहाँ पे लिग्नाइट कोयला मिलता है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अभी तो ये सोच लो कि हमने कुछ भी खनन नहीं किया है। अगर हमारे ठीक ढंग से प्रोसेस और खनन होता रहे तो आगे और भी ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे पेट्रोलियम मिलने की,
टैथिस सागरीय अवशेष होने के कारण यहाँ पे पचपदरा, डीडवाना, लूणकरणसर जैसी खारी झीलें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये मैंने पहले बता दिया आपको कि पचपदरा, डीडवाना और लूणकरणसर जैसी खारी झीलें यहाँ पे पाई जाती हैं। 25 सेंटीमीटर के समवर्षा के रेखा के द्वारा इसे दो भूभागों में बांटा गया। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इस जो पश्चिमी रेतीला मैदान है इसको दो भूभागों में बांटती है। इसका नाम है उत्तर पश्चिमी पूरे को हम बोलते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। उत्तर पश्चिम में जो मरुस्थल है उसे पूरे को हम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको दो भागों में बांट देती है। पहला है पश्चिमी विशाल रेतीला मैदान या फिर रेतीला शुष्क मैदान, और दूसरा है राजस्थान बांगर या फिर अर्ध शुष्क मैदान। मतलब जो हमारा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है इसका एक भाग पूरी तरह से शुष्क है जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में है, और दूसरा भाग जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व में है वो कम शुष्क है। तो उसे क्या नाम दिया गया है? अर्ध शुष्क, अथवा इसे बांगर भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं पश्चिमी विशाल मैदान या फिर रेतीला शुष्क मैदान। तो यह बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जिलों में फैला हुआ है। अत्यधिक कम वर्षा होती है, बालू का स्तूपों से आच्छादित है, 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से रेड क्लिफ सीमा तक विस्तृत है और इसे दो भागों में बांटा गया है। तो पहले एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बना हुआ है ना, ये है पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान। तो इसमें क्या क्या आ गया? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये इसे कह रहा है कि यहाँ पे रेतीला मैदान पाया जाता है, बालू के टीले पाए जाते हैं, और 25 सेंटीमीटर सीमा रेखा तो इधर, और इधर कौन सी है? पाकिस्तान से लगती रेड क्लिफ रेखा। तो ये इसके सीमा निर्धारित करते हैं। मतलब पूर्वी सीमा तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और पश्चिमी सीमा कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। ये यहाँ पे सीमा निर्धारित कर रहे हैं। इसके अलावा इसे भी दो भागों में बांटा गया है। अब जो हमारा रेतीला शुष्क मैदान है ना, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। दोस्तों दोनों में मतलब इसमें बालू का स्तूप ही पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत कम भाग ऐसा भी है जहाँ बालू का स्तूपों की जगह चट्टानें पाई जाती है ना। तो इसे क्या कहते हैं? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र तो क्या है? इसमें बालू के टीले विस्तृत होते हैं। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र क्या है? रेतीला शुष्क मैदान के कुछ भाग ऐसे हैं जहां बालू का स्तूपों का अभाव है। यहाँ पे टर्शियरी और प्लिस्टोसिन काल के परतदार चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। मतलब यहाँ पे स्तूप नहीं है, परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में ही वनस्पति के अवशेष और जीवाश्म मिलते हैं। जैसलमेर का आक्कलवुड फॉसिल पार्क, जो आक्कलवुड फॉसिल पार्क का नाम हमने सुना है, मतलब इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। दोस्तों क्या होता है, ऐसे तो मिट्टी है लेकिन कई जगह परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। इस परतदार चट्टानों में जो जीवों के अवशेष हमें मिले हैं, और उन्हीं अवशेषों पर एक बनाया गया है यहाँ पे जैसलमेर में आक्कलवुड फॉसिल पार्क। ठीक है, और कौन सी चट्टानें हैं यहाँ पे? अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी शैलों में भूमिगत जल की पट्टी पाई जाती है। अब क्या होता है, मिट्टी में तो पानी नीचे रिस जाएगा, लेकिन अगर नीचे पत्थर है, ऊपर पत्थर है, और वो भी परतदार रूप में पत्थर है ना, तो यहाँ क्या होता है, पानी इनमें इकट्ठा हो जाता है ना। तो रेगिस्तान में भी ऐसा क्षेत्र यहाँ पे मिलता है जहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पानी पाया जाता है, क्योंकि पत्थरों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है ना। तो ऐसे ही एक पानी की भूमिगत जल की पेटी पाई जाती है जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे लाठी सीरीज मतलब एक घास का नाम है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल की मीठे पानी की पट्टी पाई जाती है। वैसे तो यहाँ पे अगर पानी मिलेगा तो भी खारा पानी मिलेगा, लेकिन ये लाठी सीरीज जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या पाई जाती है? मीठे पानी की एक पट्टी पाई जाती है। और इसमें जैसलमेर और बाड़मेर के चट्टानी प्रदेश आते हैं। मतलब जैसलमेर में और बाड़मेर में, जैसलमेर का दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, जैसलमेर के पोखरण इलाके में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं, और बाड़मेर के सिवाना इलाके में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं। जहाँ पे सिवाना में ग्रेनाइट भी फेमस है ना, वहाँ पे ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इनमें क्या मिलता है? इन चट्टानों, ये चट्टानें एक तो अवसादी चट्टानों की बनी हुई हैं, इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं, और इनमें भूमिगत जल भी पाया जाता है, और वो भी मीठा जल यहाँ पे पाया जाता है। तो ये तो हो गया पश्चिमी रेतीला मैदान, है ना, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में है। कौन सा पढ़ा हमने पढ़ा ये वाला, ये पश्चिमी रेतीला मैदान। तो इसमें एक तो बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में और एक जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में क्या पाया जाता है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। इनमें अवसादी चट्टानें, जीवाश्म वाले पार्क जैसे कि आक्कलवुड फॉसिल पार्क, और लाठी घास के क्षेत्र जहाँ पे भूमिगत जल भी पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मतलब अर्धशुष्क क्षेत्र। अर्धशुष्क क्षेत्र में यह आएगा दोस्तों, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर,
थोड़ा जोधपुर, पाली, जालौर, ये आते तो हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ही, लेकिन इस प्रदेश के मुकाबले ये प्रदेश कम शुष्क है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क या फिर बांगर प्रदेश। बांगर क्या होता है, हमारे ज्योग्राफी में दो टर्म्स आती हैं, खादर और बांगर। खादर तो क्या होता है, जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी पहुँचता है, ठीक है, और बांगर क्या होता है, जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, मतलब ये इसके मुकाबले थोड़ा ऊंचा इलाका है, तो अगर नदियों में बाढ़ भी आती है तो यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, तो इस इलाके को क्या कहते हैं, बांगर इलाका, ठीक है। तो इसे बांगर प्रदेश भी बोला गया है और अर्धशुष्क प्रदेश भी बोला गया है। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। रेतीले रेतीले प्रदेश के पूर्व में 25 से 50 सेंटीमीटर, जैसा मैंने बता दिया कि अरावली पर्वत से जहां हम अलग हो रहा है, जहां उत्तर पश्चिमी मरुस्थल अलग हो रहा है, वो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा अलग हो रहा है, और जो अर्ध शुष्क प्रदेश से अलग हो रहा है वो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा। तो ये कहाँ हो गया, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में पाया जाता है। अब इसको 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहले घग्गर का मैदान, दूसरा लूनी मैदान, तीसरा नागौरी उच्च भूमि और चौथा है शेखावाटी क्षेत्र। तो सबसे पहले घग्गर का मैदान, 1 मिनट में आपको पहले चारों दिखा दूं। घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी क्षेत्र। ये देखिए, गंगानगर हनुमानगढ़ में जहाँ पे पहले घग्गर नदी बहती थी, इसे तो बोलेंगे घग्गर का मैदान। सीकर चूरू झुंझुनू वाले को बोलेंगे शेखावाटी, नागौर वाले को बोलेंगे नागौरी उच्च भूमि, और लूनी नदी का उद्गम यहाँ से होकर यहाँ जाके ऐसे जाती है, तो ये जो नीचे वाला एरिया हो गया उसे बोलेंगे लूनी क्षेत्र या गोडवाड़ बेसिन, ठीक है। तो घग्गर का मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च प्रदेश और लूनी बेसिन। तो इन चारों का हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो, घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर नदी के पेटे में विस्तृत है। जो जहाँ पे पहले घग्गर नदी बहती थी वहाँ पे है विस्तृत, और घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी के सिर्फ हमें अवशेष मिलते हैं, वास्तव में यह नदी अब नहीं है, ठीक है। कभी कभार वर्षा जब ज़्यादा आती है तो थोड़ी सी नदी की जलधारा बन जाती है। दूसरा है लूनी या गोडवाड़ बेसिन नदी। लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र में जोधपुर, जालौर और पाली क्षेत्र में फैली है। यहाँ पे जालौर के सिवाना पहाड़ियाँ भी मिलती हैं जो ग्रेनाइट के लिए फेमस है। जालौर में दोस्तों सिवाना पहाड़ियाँ मिलती हैं जो ग्रेनाइट पत्थर के लिए फेमस है, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग है। यहाँ नमक युक्त झीलें मिलती हैं और प्राचीन चट्टानें मौजूद हैं। डीडवाना, कुचामन, सांभर, नावा आदि यहाँ पे खारी झीलें मिलती हैं। जो नागौरी उच्च बेसिन है ना दोस्तों, यहाँ पे सबसे खारा इलाका यही है ना। यहाँ पे जितनी भी झीलें हैं ना सारी खारी हैं, जैसे कि डीडवाना, कुचामन हो गया। अपने सांभर जो जयपुर की तरफ है वो भी खारी झील है। इसके अलावा नावा झील भी खारी झील है। यह नागौरी उच्च बेसिन की विशेषता है। फिर है शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन पाए जाते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू में। शेखावाटी बेसिन की विशेषता है यहाँ बरखान बालुका स्तूपों का बाहुल्य पाया जाता है। जो लोग सीकर के रहने वाले हैं, मैं खुद भी सीकर के रहने वाली हूँ, तो मैंने देखा है कि जो बरखान क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार रूप में जो टीले बन जाते हैं ना, उनको बरखान कहते हैं। तो ऐसे टीले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और दूसरा शेखावाटी क्षेत्र की एक और विशेषता है कि वो आंतरिक जल अपवाह का क्षेत्र है। मतलब यहाँ जो पानी है, एक तो यहाँ पे नदियाँ पहले से बहुत कम है। चूरू में तो कोई नदी है ही नहीं, जैसे सीकर में छोटी मोटी थोड़ी बहुत कातली, मेंथा, रूपनगढ़ ऐसी छोटी मोटी सी नदियाँ हैं। ये नदियाँ थोड़ी सी दूर में तो धरती पे बहेंगी, वो भी सिर्फ वर्षा काल में ही, है ना। और उसके बाद में धरती के अंदर अंदर ये नदियाँ बहती रहती हैं। तो यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र में ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे ही हैं जहाँ पे आंतरिक नदियाँ ज़्यादा बहती हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मरुस्थल तो है ही जैसे यहाँ पे, तो क्या होती है वो धरती बालू के अंदर विलुप्त हो जाती है नदियाँ। तो इसलिए इस क्षेत्र को आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र बोला गया है। तो दोनों भाग हो गए दोस्तों। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान हम लोग पढ़ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान के 2 भाग किए हैं हमने, एक तो शुष्क मैदान और एक अर्ध शुष्क मैदान, ठीक है। शुष्क मैदान है 25 सेंटीमीटर से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक। अर्ध शुष्क मैदान है 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर रेखा तक। जो शुष्क मैदान है ना, उसके हमने 2 भाग किए, एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। जो युक्त क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं सिर्फ टीले, और जो मुक्त क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं अवसादी चट्टानें, लाठी घास के क्षेत्र, भूमिगत जल और जीवाश्म, ठीक है। और इधर हमने पढ़ा जो अर्धशुष्क मैदान या बांगर का मैदान है, उसमें हमने पढ़ा घग्गर का मैदान जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। शेखावाटी क्षेत्र जो सीकर, चूरू, झुंझुनू में है, ठीक है। नागौरी उच्च भूमि जो नागौर में विद्यमान है, और गोडवाड़ बेसिन या लूनी बेसिन जो लूनी नदी जहाँ पे बहती है पाली, जालौर और जोधपुर में, वहाँ पे विद्यमान है।
तो आज के लिए इतना ही। ये अभी पूरा नहीं हुआ है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके कुछ विशेषताएं हम और पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, पर आज लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।